नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जटाधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 19वीं क्लास। तो अगर आपने पिछली 18 क्लास नहीं देखी है तो आप उन सभी क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jatdhariclasses.in। तो वहाँ भी आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक देखने को मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो, अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है, तब तो यहाँ पे परिवार राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि परिवार से ही बच्चा क्या है, बोलना चलना सीखता है। तो लेकिन यहाँ पे पूछा है किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की भी होती है, समाज की भी होती है और समुदाय की भी होती है एक बच्चे के समाजीकरण के लिए। तो 1 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम या सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है। सबसे बड़ा गुण क्या है, अच्छी याददाश्त, ये भी एक अच्छा गुण है। बी है अच्छी संप्रेषण क्षमता, ये भी अच्छा गुण है। और सीखने हेतु कठिन श्रम या परिश्रम। और डी है यहाँ पे सीखने हेतु जिज्ञासा। देखो, सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट है, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है ये सभी गुण एक बच्चे के अंदर होने चाहिए जब वो कुछ भी चीज सीखता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन है यहाँ पे, ऑप्शन डी कि सीखने हेतु जिज्ञासा। सबसे मेन बात क्या है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर सबसे पहले क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए, तब जाके उसकी अच्छी याददाश्त क्षमता भी होगी, अच्छा उसका संप्रेषण भी होगा और सीखने हेतु वो कठिन परिश्रम भी करेगा। सबसे पहले उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी होगा 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है, जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसलिए यहाँ पे 3rd का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मोटिवेशन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है जब भी हम अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं, क्योंकि इससे बालकों में क्या होता है। तो 4 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन से, इससे बालकों में अनुशासन की भावना का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सही है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 1 है यहाँ पे बालकों को सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी है 2 है यहाँ पर बच्चों को सीखने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, ये भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। अगर वो फिजिकली मेंटली अगर सही नहीं है तो वो कुछ सीख नहीं पाएंगे। सबसे पहले क्या है, हेल्थ भी सही होनी चाहिए। 3rd है यहाँ पे बुद्धि बालकों में खोजी दृष्टिकोण को बढ़ाती है। और डी है यहाँ पर अनुशासन छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अनुशासन छात्रों में जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, यहाँ पे में होना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो 5th का जो राइट आंसर है वो होगा, ये सभी जो 1 2 3 4 है ये क्या है, सभी राइट आंसर है एक बालक जब कुछ सीखता है। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यालय प्रशासन को अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए, तो 6 का ऑप्शन ए है सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। बी है अनाग्रह प्रवृत्ति और सी है यहाँ पे कार्मिक वर्ग का विकास और डी है ये सभी। तो 6 का भी राइट आंसर क्या है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा है, उसको बेहतर तरीके से हम कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 7 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। ठीक है, देखो खेल का मैदान हो गया, सभागार घर, खेल का मैदान भी कहाँ है, विद्यालय में तो ही होगा ना, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री
कौन कौन सी है यहाँ पे, तो विद्यालय का मैदान हो गया, विद्यालय की इमारत और श्याम पाठ, यहाँ पे सभी ये क्या है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है। तो ये सभी होगा 8 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे गणित एक उपकरण है, 2 है यहाँ पे गणित कला का एक रूप है और गणित एक भाषा है। तो कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, तो 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2, 3 यहाँ पे सभी क्या है, सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन कौन सा है। यहाँ पे राजभाषा है, संस्कृत है, विदेशी भाषा है या मातृभाषा है। देखो बालक अपने विचार का वो विनिमय करता है, अपने विचारों को अगर वो आदान प्रदान करता है तो सबसे श्रेष्ठतम साधन कौन है होगा, उसकी मातृभाषा होगी, क्योंकि बचपन से ही वो अपनी मातृभाषा में बात करता है। अगर स्कूल में भी वो उसी भाषा के साथ वहाँ पे बच्चों के साथ बातें करता है, टीचर उसको सिखाता है, तो उसको क्या है, वो बहुत ही आसानी होगी किसी भी चीज को सीखने में भी और अपने विचारों को आदान प्रदान करने में भी। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे 10 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पोर्टफोलियो द्वारा किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। तो पोर्टफोलियो द्वारा यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है योगात्मक, ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक मूल्यांकन किन कमियों व समस्याओं का निदान करता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो छात्रों की सीखने की समस्या का भी, शिक्षण की सीखने की विधियों में कमी और पाठ्यक्रम में कठिनाई स्तर का, इन सभी का यहाँ पे निदान करता है निदानात्मक मूल्यांकन, इन सभी समस्याओं का, ठीक है। तो उपरोक्त सभी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, शोध की प्रकृति कैसी होती है। तो शोध की प्रकृति, शोध अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक होता है। पी है यहाँ पे, इसकी प्रकृति बौद्धिकता से युक्त एवं तार्किक होती है और इसकी प्रकृति पूर्वाग्रह से मुक्त होती है। तो 13 का भी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, शोध की प्रकृति विश्लेषणात्मक भी होती है, क्योंकि इसमें सांख्यिकी की ... के द्वारा विश्लेषणात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, तो विधियों एवं आंकड़ों के द्वारा विश्लेषणात्मक निष्कर्ष यहाँ पे निकाले जाते हैं। तो ऑप्शन ए होगा 14 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है या कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है, शोध मूलतः वैज्ञानिक प्रकृति का होता है। बिल्कुल यहाँ पे ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि देखो शोध कौन करेगा, किसी भी टॉपिक के लिए रिसर्च कौन करेगा, जिस व्यक्ति को उस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में नॉलेज होगा, और वो कौन होते हैं, एक वैज्ञानिक ही होते हैं, ठीक है। तो शोध अधिकतर क्या है, इस वैज्ञानिक की इस वैज्ञानिक ने ये शोध किया है, उस वैज्ञानिक ने वो शोध किया। तो सभी जो रिसर्च होती है वो एक वैज्ञानिक के ही द्वारा होती है। बी है यहाँ पे, शोध में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। ये भी यहाँ पे क्या है, सही है। सी है, शैक्षिक शोध की प्रकृति विषयनिष्ठ होती है। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पे फिर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा कि असत्य कथन कौन से हैं। तो उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पे असत्य कथन नहीं है। ए और बी और सी तीनों क्या है, यहाँ पे सत्य कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किन रूपों में दूसरे व्यक्ति की समस्या से स्वयं परिचित होने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो विचारों का भी और भावनाओं का भी। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण के तत्व में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो संप्रेषण के तत्व में यहाँ पे संकेत हो गया, प्रतिपुष्टि या फीडबैक, ठीक है, और एन कोडिंग, ये सभी यहाँ पे संप्रेषण के तत्व में शामिल होते हैं। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र अंतर व्यक्तिगत संबंध में कौन सहायक सिद्ध होता है। तो कौन यहाँ पे सहायक सिद्ध होता है। तो 18 का भी राइट आंसर क्या है, आत्मीय लगाव हो गया, निरंतर संप्रेषण और समावेशी शिक्षण। उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षक छात्र अंतर व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाने में निम्न में से कौन सी कार्य प्रणाली को बेहतर नहीं माना जा सकता है। तो किस कार्य प्रणाली को यहाँ पे बेहतर नहीं माना जा सकता है। तो ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था तो सही होगी।
बी है शिक्षार्थी की प्रतिपुष्टि या शिक्षार्थी की फीडबैक की अवहेलना करना। सी है नवीनता तकनीकी शिक्षण प्रणाली और शिक्षार्थी के माता पिता से मिलना। तो ए, सी और डी यहाँ पे राइट है, लेकिन नहीं पूछा है। तो शिक्षार्थी की जो फीडबैक या शिक्षार्थी की जो प्रतिपुष्टि होती है उसकी आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उन विश्वविद्यालयों को कहते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जैसे उत्तराखंड में भी एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन सी है? HNBGU, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। तो ऑप्शन ए होगा 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य राधा कृष्णन आयोग का उच्च शिक्षा के संदर्भ में था? तो कौन सा यहाँ पे उद्देश्य था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी कि सामान्य शिक्षा भी था उसमें, संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रधानाचार्य का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। तो प्रधानाचार्य का प्रमुख उत्तरदायित्व क्या होता है? निर्देशन योजना का प्रशासन एवं संगठन करना। ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षक एवं शिक्षक के मध्य मीटिंग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए है विद्यालय की प्रगति के संदर्भ में उपयोगी विचारों का आदान प्रदान करने में सफल हो सके। बी है यहाँ पे विद्यालय संबंधी कठिनाइयों के उपचार की व्यवस्था करना। सी है विद्यालय धन का उसके विकास कार्यों पर समुचित प्रयोग करना। और डी है यहाँ पे विद्यालय भवन एवं खेल के मैदानों के उचित प्रयोग संबंधी व्यवस्था करना। देखो सभी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही लग रहे हैं, लेकिन बेस्ट यहाँ पे कौन सा है कि कोई भी विद्यालय में हम मीटिंग कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए हम मीटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या है साथ में मिलके अपने विचारों का आदान प्रदान भी तो करना है, तभी जाके उस चीज का सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए? ए है प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। बी है अवसर प्राप्त करने की क्षमता विकसित कर लेना। सी है भाग्य का अनुकूल होना या उपरोक्त सभी। देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए राइट होगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना। कैसे भी परिस्थिति आए हमको उसमें क्या है फिट होना चाहिए और परिश्रम से हमको नहीं भागना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य प्रक्रियाओं के बारे में एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करते हैं? तो आपको हमेशा क्या है पॉजिटिविटी फैलानी है। तो सकारात्मक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 है, अध्यापक शिक्षा द्वारा बच्चों में उनकी योग्यताओं को विकसित करने में सहायता देने का उद्देश्य रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से। सी है केवल सामाजिक वांछनीय तरीकों से या जिस तरह से बच्चे चाहते हैं उन तरीकों से। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है कि व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक वांछनीय तरीकों से भी। नेक्स्ट है यहाँ पर, आप निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों में ओतप्रोत पाते हैं? तो किस प्रकार की कक्षा को? जहाँ छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो। तो ऑप्शन डी होगा 27 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित या सामान्य कक्षा में शिक्षित करना। कहाँ तक उसको शिक्षित करना चाहिए? कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए, पूरे समय के लिए या विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अधिकांश समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में किसे समावेशी शिक्षा का उद्देश्य कहा जाता है? तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य कौन कौन से हैं यहाँ पे? ऑप्शन ए है अक्षम बालकों या कुछ जिसको कुछ डिसेबिलिटी है, तो अक्षम बालकों की समस्या का पता लगाकर उसका निवारण करना, ये भी समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। बालकों को स्वावलंबी बनाना और बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार करना। तो यहाँ पे 29 के उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या हैं? ये सभी समावेशी शिक्षा के उद्देश्य ही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार उचित है। तो यहाँ पे कौन सा कथन उचित है। ए है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होता है। देखो क्या है, बालकों का हमने सर्वांगीण विकास करना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो वहाँ पे टीचर है वो बालकों की रुचि के अनुसार ही पढ़ाएगा, ये सभी उद्देश्य होते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। तो कौन सा उचित है, तो ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बी है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। सी है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती है, अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए। और डी है यहाँ पे कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो 30 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ समस्या आए और आपने जल्दी ही उस समस्या को सॉल्व कर दिया, नहीं, पहले बच्चों पे ही समस्या छोड़नी चाहिए। अगर उनको नहीं समझ में आता तब जाके आप एक मार्गदर्शक के रूप में वहाँ पे काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हर बार आप ही उसकी समस्या सुलझाओगे तो आप उसके साथ जीवन भर तो रहोगे नहीं ना। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर बल दिया जाना चाहिए। तो सबसे अधिक जो बल दिया जाना चाहिए वो दिया जाना चाहिए यहाँ पे बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है किशोर व वयस्क अध्येता में किस प्रकार की विशेषताएं निहित होती है। तो शैक्षिक विशेषताएं, सामाजिक और भावनात्मक, ये सभी विशेषताएं उसमें क्या होती है, निहित होती है। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क अध्येता धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि प्रवृत्तियों को किस विशेषता के तहत परखता है। तो किस विशेषता के तहत वो यहाँ पे परखता है इनको। तो 33 का भी राइट आंसर क्या है, संज्ञानात्मक विशेषता के तहत वो इन चीजों को परखता है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है किस उपागम में शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के अपने तौर तरीकों, गतिविधियों को बच्चों के अनुसार गतिशील अवस्था में रखता है। प्रजातांत्रिक उपागम, गतिशील उपागम, सहभागिता उपागम या स्थैतिक उपागम। तो 34 का क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी गतिशील उपागम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो किस तरीके से हम एक विद्यालय पाठ्यक्रम को परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है विद्यालय द्वारा विद्यार्थी का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन। बी है विद्यालय द्वारा संगठित छात्र का अनुभव। सी है शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियां। और डी है छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि विद्यालय द्वारा संगठित छात्र का अनुभव। इस प्रकार हम एक पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन बी होगा 35 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक सह पाठ्यक्रम गतिविधि या को करिकुलम एक्टिविटीज के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है। तो देखो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर योग हो गया, व्यायाम हो गया, लोक नृत्य, ये सभी क्या है को करिकुलम एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं, लेकिन नहीं पूछा है। तो लिपिक कार्य का को करिकुलम एक्टिविटीज में कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का अनुवादन संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है। तो ये दिया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है शिक्षण के सतत क्षेत्र को प्रमुख रूप से 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। निम्न में से इनमें कौन सा एक शामिल नहीं है। तो नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो ए है
स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था, बी है भाव स्तर की शिक्षण व्यवस्था, सी है बोध या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था या चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था है। तो 38 है इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पे ए और सी और डी ये सभी इसमें शामिल है, लेकिन नहीं पूछा है तो भाव स्तर की शिक्षण व्यवस्था इसमें ये एक शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। 39 है किस स्तर की शिक्षण क्रिया में बालक विषय वस्तु के तथ्यों को कंठस्थ कर सकता है, तो स्मृति या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण क्रिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है नए प्रकरण या नए टॉपिक का शिक्षण प्रारंभ करने से पहले आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि उस प्रकरण को पढ़ाने में कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले जब आपने लेसन प्लान बना रखा है तो आपको पता होगा कि आपने ये टॉपिक कितने टाइम में कंप्लीट करना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। कक्षा में कितने छात्र हैं, तो देखो ये मैटर नहीं करता कि कक्षा में 1 छात्र है या 1000 छात्र है या 100 छात्र है, आपने अपना 100% देना ही देना है। सी है छात्रों को उस टॉपिक के विषय में कितना पूर्व ज्ञान है और शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे ऑप्शन सी है यहाँ पे। ठीक है, तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी होगा कि छात्रों को उस प्रकरण के विषय में कितना पूर्व ज्ञान है। अगर आप क्लास में जाते हैं आपने कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो सबसे पहले आप उसका पिछला जो ज्ञान है जो प्रीवियस नॉलेज है वो जानना जरूरी होता है, उसी के आधार पर आप बच्चों को आगे का नॉलेज भी दोगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 41 है निम्न में से कौन सा शिक्षा का सामाजिक गुण है, तो शिक्षा का सामाजिक गुण यहाँ पे ये सभी हैं, तो ये सभी होगा 41 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है शिक्षण छात्र एवं विषय वस्तु इन तीनों में पारस्परिक आदान प्रदान से क्या संभव होता है, तो इनसे क्या संभव होता है, इनसे संभव होता है शिक्षण की प्रक्रिया। 42 का करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो 43 का ऑप्शन ए है शिक्षण एक क्या है शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य छात्रों को सूचना देना है, बिल्कुल सही है ये भी। शिक्षक पाठ्यवस्तु संबंधी सूचनाएं देने के साथ साथ अन्य व्यवहारिक ज्ञान भी देता है, ये भी क्या है जरूरी नहीं है कि शिक्षक को केवल जो किताबों में लिखा है वही देना है, नहीं, उसका सर्वांगीण विकास कैसे होगा जब आप उसको व्यवहारिक ज्ञान भी देंगे, क्योंकि हम उनको अधिगम दे रहे हैं, हम उनको सिखा रहे हैं, और अधिगम क्या है व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी भी राइट है। सी है जो शिक्षक कहानी कला में निपुण होते हैं वे बहुत प्रभावशाली ढंग से इन सूचनाओं को छात्रों तक पहुंचाते हैं, ये भी क्या है क्योंकि जो बच्चा होता है जिनको हमने पढ़ाना है 1 से लेकर 5 तक के बच्चे छोटे होते हैं, अगर उनको आप किसी टॉपिक को क्या है एक कहानी के तौर पे समझाएंगे तो उनको हमेशा हमेशा के लिए याद भी रहेगा और वो आपके साथ क्या है अच्छे से इंटरेस्टिंग होके वो आपके साथ पढ़ना भी चाहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है शिक्षण सहायक सामग्री के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है, तो प्रेरणा प्रदान करना है, इसको भी क्रिया का सिद्धांत हो गया, और शिक्षण में कुशलता, इन सभी को हम शिक्षण सहायक सामग्री के कार्यों में शामिल करते हैं, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, तो किसके लिए करते हैं छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित करने में, या छात्रों के समझ स्तर के अंदर शिक्षण को रखने में, तो 45 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी कि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। जब शिक्षण रोचक होगा इंटरेस्टिंग होगा तो छात्र भी उससे प्रभावित होंगे, छात्र वहाँ पे एकाग्रित होकर पढ़ेंगे और छात्रों के समझ स्तर के अंदर शिक्षण भी वो खुद ही हो जाएगा अगर कक्षा क्या है रोचक होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है भौगोलिक स्थिति स्थानों के मध्य की दूरी एवं वैश्विक जलवायु का अध्ययन करने हेतु किसे एक महत्वपूर्ण सामग्री माना जाता है, तो किसको माना जाता है, ये सभी यहाँ पे क्या है टीचिंग एड्स है, कौन सा टीचिंग एड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो 46 का जो करेक्ट है वो होगा मानचित्र एवं ग्लोब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया में शामिल होते हैं, तो मल्टीमीडिया में सभी ये शामिल है, ऑडियो हो गया, वीडियो, फिल्म, ये सभी आते हैं आपके मल्टीमीडिया में।
क्वेश्चन नंबर 48 है, शैक्षणिक दौरों के दौरान अपने बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी एक्सपेक्टेशन आपको अपने बच्चों में नहीं होने चाहिए शैक्षणिक दौरों के दौरान। ए है, बच्चों को दौरे का आनंद लेना चाहिए, ये तो सही है। बी है, यहाँ पे बच्चों का अवलोकन करके प्रश्न पूछने चाहिए। बच्चे जब किसी भी चीज का आप उनका अवलोकन करते हैं उसके बाद आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सी है, बच्चों को कोई भी प्रश्न नहीं पूछने चाहिए और बच्चों को अवलोकन करके अपनी डायरी में प्रश्न लिख लेने चाहिए। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो देखो बच्चों को कोई प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, ये होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ऐसी अपेक्षाएं आप अगर ऐसी अपेक्षाएं अपने बच्चों से करते हैं तो ये 100% क्या है, गलत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग एड्स के रूप में किन उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। तो कौन कौन से उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जो छात्रों के हितों के अनुरूप हो, बिल्कुल ये भी सही है। अभिरुचि उत्पन्न करने वाला हो और सरल उपकरण का उपयोग करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे होंगे करेक्ट आंसर। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्याख्या प्रदर्शन विधि में करके सीखने के सिद्धांत की अवहेलना की जाती है। 2 है, यहाँ पे व्याख्या प्रदर्शन विधि में विद्यार्थी केवल रुचिकर प्रदर्शन में ही सक्रिय होते हैं। सी है, यहाँ पे नेक्स्ट, व्याख्या प्रदर्शन विधि में शिक्षक की सभी कार्य करते हैं, शिक्षक ही यहाँ पे सभी कार्य करते हैं। तो क्या यहाँ पे उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो इसका जवाब आपने देना है। मैंने कई बार लेक्चर मेथड के बारे में आपको बता रखा है, तो इसमें कौन सा राइट होगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।